And the second session, let me apprise you, we have wonderful speakers featuring in this second session as well. And without a further ado, I would request our next worthy speaker. He is a prominent academic and administrator in the Academia of Pakistan. He has served as the Dean of the Faculty of Social Sciences at Arid Agriculture University, Rawalpindi. He has substantial publications record in national and international journals. Ladies and gentlemen, he will be speaking on the topic of philosophy of faith. Please welcome Professor Dr. Abdus Sabur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. Honorable guests, deans, directors, vice chancellor, Dr. Amjad Saab, Commander Shabir Saab, Dr. Humayun, and I think Vice Chancellor Dr. Mehboob Saab is also here. Honorable faculty members and dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, quickly, I will run through the idea of faith in the very philosophical sense. जब हम philosophy की बात करते हैं तो बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने इसे नरेट किया है. हम 4 चीज़ों पे गौर करते हैं. I mean, first we need to understand the epistemological dimension of faith. Secondly, we need to look at the metaphysical side of faith. And third one is the logical side. Last is what we call axiological side. So as we all know that epistemology of faith is now an established fact. If we just go through multidisciplinary studies, we will see कि बहुत सारा काम न्यूरोसाइंस में, साइकोलॉजी में, फेथ की एपिस्टेमोलॉजी में हुआ. फंडामेंटल सी बात फेथ की अगर समझनी हो तो हम सब की ये एक जिबिल्लत है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उस पर यकीन रखते हैं. हम जहाज़ में सफ़र करते हैं तो हमें यकीन होता है हमारा पायलट हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा. वो उस मासूम से बच्चे की कहानी भी आपको याद होगी कि धूप निकली हुई है, लोग नमाज इस्तिस्का के लिए इकट्ठे हैं और उस बच्चे ने छतरी पकड़ी हुई है. एक साहब उनसे पूछते हैं, बेटा ये इतनी धूप में छतरी क्यों पकड़ी है? तो उसने कहा, अंकल आपको नहीं पता, हम नमाज इस्तिस्का पढ़ने आए हैं, वापसी पर बारिश हो रही होगी. ये वो कुव्वत है ईमान की. हिस्ट्री भरी पड़ी है. एक जो फेथ और यकीन की कैफियत में लोग होते हैं वो साइंस की दुनिया के देख लें, लोग स्टेट्समैन देख लें, आप स्कॉलर्स देख लें जिन्होंने कोई ड्रीम्स डेवलप किए, फिर उन ड्रीम्स को मटेरियलाइज किया. नेपोलियन की कहानी भी आपको पता है कि नजूमी को हाथ दिखा रहा है और फ्रांस का बादशाह बनने की एक ड्रीम है, लेकिन हाथ में वो लाइन नहीं है. फिर वो ब्लेड से लाइन खींचता है क्योंकि उसका ये ईमान था, उसे कामल यकीन हो गया था कि वो फ्रांस का बादशाह बनेगा. फिर उस पर काविश हुई. ये वी आर जस्ट लुकिंग एट द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ फेथ. दुनिया भर के स्पोर्ट्स पर्सन आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया का वो शूटर देख लें कि दायां बाजू कट गया लेकिन विद फुल डिटर्मिनेशन, विद फुल फेथ बाएं हाथ से भी शूटिंग का मुकाबला, वर्ल्ड मुकाबला जीता. कौमों की तारीख पे भी अगर नज़र दौड़ाएं तो मुझे कोरिया का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो बड़ा पसंद है. वहाँ एक तहरीक चली थी, पार्क प्रेसिडेंट था उनका 70s में. उस तहरीक का नाम था, रूरल एरिया में थी, रूरल डेवलपमेंट, सिमेल अंडोंग कहते हैं उसे.
उसमें भी यही एक चीज़ प्लग इन की गई सोसाइटी में, लोगों में, कि आप बस यकीन कर लो कि आप कर सकते हो। तो कैन डू अप्रोच के नाम से भी वो तहरीक मशहूर है। तो उन्होंने 1 साल तक फार्मिंग कम्युनिटी को पुश किया कि आप ये भी काम कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, फसल इस तरीके से भी उगा सकते हो। आफ्टर प्लगिंग इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ, फिर उनसे जो डेवलपमेंट करवाई गई वो आपके सामने है। ये सारा एपिस्टेमोलॉजिकल टेस्ट लेने के बाद एक चीज़ सामने आती है कि जो फेथ है, फेथ एक लिविंग फोर्स है। और अगर हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की किताब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट में से भी आइडियाज़ जनरेट करें, तो वो आगे बात को बढ़ाते हैं कि ये एक लिविंग फोर्स होने के साथ साथ कॉग्निटिव फोर्स भी है। और फिर तीसरी बात उन्होंने की कि ये एक रिकंस्ट्रक्टिव फोर्स है। तो आज भी हम में से किसी ने भी आगे बढ़ना है तो इन 3 फोर्सेस को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। न्यूरो साइंस पे ज़रा क्विकली अगर नज़र दौड़ाएं तो 100 बिलियन सेल्स होते हैं ह्यूमन ब्रेन में, और हर सेल दूसरे के साथ एक पाइप से जुड़ा हुआ है, और उस पाइप को ट्रांसमीटर कहते हैं। तो जो ही हमारा किसी काम के हवाले से फेथ स्ट्रेंथन होता है तो वो पाइप फूल जाते हैं और हमारा लेवल ऑफ विजडम एनहांस होना शुरू हो जाता है। ये फेथ की ब्यूटी है। और साइकोलॉजी तो आप सब जानते हैं, आज दुनिया में पॉजिटिव वाइब्स की बात होती है। बाज़ लोगों ने ड्रीम बड़े अच्छे बनाए होते हैं लेकिन वो साइकोलॉजिकली पॉजिटिव नहीं रहते, नेगेटिव डोमेन में चले जाते हैं। तो अब पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो टच करती हैं, तो पॉजिटिव वाइब्स की मदद से भी आप मिरेकल्स क्रिएट करते हैं। ये एपिस्टेमोलॉजिकल साइड थी। इकबाल ने कहा था, गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। तो फिर वो मंजिल कैसे मिलनी है, मैं फ़िलॉसफ़ी की दूसरी डायमेंशन की तरफ जंप इन करता हूँ, मेटाफिज़िकल साइड ऑफ फेथ। मेटाफिज़िकल साइड डीप आप नॉलेज में जाते हैं। एपिस्टेमोलॉजी में सिर्फ हम वी लुक जस्ट द नॉलेज साइड, द फैक्ट्स एंड फिगर्स, द इंफॉर्मेशन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मेटाफिज़िकल साइड, इट मीन्स वी गो डीप, विच अल्टीमेटली मीन्स कि हम विजडम की तरफ सफ़र करते हैं। तो एक विजडम की तरफ सफ़र करने के लिए मैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो क्रिटिसिज्म उन्होंने इमैनुअल कांट पे किया, बस जस्ट थोड़ा सा वो आपके सामने रखूँगा। कांट बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था और उसकी फ़िलासफ़ी के को चैलेंज करना या काउंटर नैरेटिव जनरेट करना, दैट वाज रियली चैलेंजिंग। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पहले उसके इस आइडिया को एक्सेप्ट किया कि हाँ, इंसान अपनी अकल से सोचता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इकबाल ने फिर आगे बात की कि अकल से आगे भी कुछ चीज़ें हैं। वो दिल की तरफ ले गया कि इंसान ना सिर्फ अपने दिमाग से सोचता है, अकल से काम लेता है, बल्कि दिल से भी काम लेता है। एट दैट टाइम न्यूरो साइंस में इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई थी। आज न्यूरो साइंस ने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि ब्रेन के 100 बिलियन सेल्स के साथ साथ 40,000 न्यूरॉन्स ह्यूमन हार्ट के साथ अटैच हैं। तो कुरान की वो आयत याद आ जाती है कि उनकी आंखें ही नहीं बल्कि दिल भी अंधे हो जाते हैं। तो तवज्जो चाहिए, ये हम मेटाफिज़िकल साइड देख रहे हैं फेथ की। तो अगर हमारा फेथ सिर्फ दिमाग तक लिंक्ड होगा और हार्ट को हम यूज़ नहीं करेंगे तो फेथ की मुकम्मल डायमेंशन नहीं आएगी और फेथ का जो फ्रूट है वो हमें हरगिज़ नहीं मिलेगा। और डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने बात की थी कि जब मेटाफिज़िकल साइड में चले जाएं, ऑब्वियसली इनका पूरा जो थ्योरम है वो इसी पे बेस करता है। बहुत प्यारा शेर पढ़ा था उन्होंने, आज भी हो अगर इब्राहिम का सा ईमान पैदा
आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। तीसरी हम डायमेंशन की तरफ मूव करते हैं क्विकली। तीसरी डायमेंशन है लॉजिकल साइड। लॉजिक बजाते खुद एक साइंस है। मंतक की साइंस में कहा जाता है कि दुरुस्त सवाल खड़ा करना सीख लो। तो जब हम फेथ में लॉजिक अप्लाई करते हैं तो फिर हमें राइट क्वेश्चन खड़ा करना है। देखें, पहले वाली डायमेंशन में हमने ये चीज़ इस्टेब्लिश कर ली कि फेथ इंसान की जिबिल्लत का हिस्सा है। दूसरे में न्यूरो साइंस से साइकोलॉजी में हमने प्रूव कर दिया कि ये प्रैक्टिकेबल है। एक चीज़ जो उसका एविडेंस नहीं मिलता लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी मौजूद है। तीसरी फिर लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल डायमेंशन में हम इंडक्शन और डिडक्शन प्रोसेस के ज़रिए इस तरफ मूव कर रहे हैं कि क्या हमने राइट क्वेश्चन खड़ा करना सीख लिया है। अब क्वेश्चन ये बाकी नहीं रहा कि हमें यकीन कामिल रखना है या नहीं रखना। अब क्वेश्चन ये है कि उस यकीन को ओवर टाइम लिविंग फोर्स समझते हुए एनहांस कैसे करना है, उसकी रिकंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, उससे कॉग्निटिव बेनिफिट्स हमने कैसे लेने हैं, थिंकिंग प्रोसेस को कैसे मोबिलाइज करना है। क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस को जब हम मोबिलाइज करते हैं तो थॉट्स जन्म लेते हैं। वो थिंकिंग जो फेथ बेस्ड होगी, उससे जो थॉट्स जन्म लेंगे वो भी पॉजिटिव थॉट्स होंगे। और जब थॉट्स पॉजिटिव होंगे, गुड थॉट्स होंगे, तो हमारे एक्शंस भी गुड होंगे। हमारे एक्शंस गुड होंगे तो हमारी हैबिट्स नाइस होंगी। और एक लंबे अरसे तक किसी शख्स की आप हैबिट्स अच्छी देखें तो आप कहते हैं बड़ा आला किरदार का आदमी है। ये लॉजिकल साइड है। आमतौर पर एक और भी बात की जाती है कि हाफ ऑफ द विजडम लाइज इन रेजिंग क्वेश्चन। रिसर्च की दुनिया में हम जब रिसर्च क्वेश्चन खड़े करते हैं, अगर वो राइट क्वेश्चन खड़ा होगा तो हमें फिर राइट आंसर मिलेगा। अगर हम शुरू में ही रॉन्ग क्वेश्चन खड़ा कर लेंगे तो हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते। तो फेथ, इन एक्चुअल फेथ विदाउट लॉजिकल रीजनिंग ये ब्लाइंड इमिटेशन होती है। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग विदाउट फेथ ये सिर्फ आप कह लें पावर को सर्व करती है। डॉक्टर हुमायूं साहब ने जस्टिस की बात की थी, जस्टिस को सर्व नहीं करती। जस्टिस को अगर सर्व करवाना है तो फेथ के साथ लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करनी हुई होगी। आखिरी डायमेंशन की तरफ मूव करते हैं। मैंने इसको एक्सियोलॉजिकल सेंस में अंडरस्टैंड किया। जब हम एक्सियोलॉजी की बात करते हैं तो इसका मतलब हम एस्थेटिक्स और एथिक्स की बात कर रहे हैं, यानी द होल आइडिया ऑफ मोरालिटी कम्स इन। तो मोरालिटी के इस आइडिया पे अगर हम बात करें तो अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत हमारे लिए अखलाक का नमूना है। तो मैं इसको एक और रंग में कहता हूँ। पिछले वाले तीनों डायमेंशन कवर करके अगर मैं ये अब्दुल सबूर ये क्लेम करता है कि उसका फेथ बड़ा स्ट्रॉन्ग है और अब्दुल सबूर का अखलाक अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब अब्दुल सबूर के फेथ में कोई बहुत बड़ी कमी रह गई है। तो वो कमी दूर होगी किस तरीके से कि अखलाकियात। क्योंकि नॉलेज के साथ जब विजडम जनरेट होती है और जब लॉजिकली चीज़ों को आप देखते हैं तो आपके अंदर लव जन्म लेता है, आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग जन्म लेती है। पॉजिटिव थिंकिंग की बात आती है तो स्टीफन कवी को याद कर लें, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, मास्टरपीस समझा जाता है। मैं जस्ट एक छोटा सा वाकया सुनाऊं। एक ईरानी प्रोफेसर ने स्टीफन कवी से पूछा कि ये आप पॉजिटिव थिंकिंग पर इतने खूबसूरत आइडियाज़ लेते कहाँ से हो। कवि का जवाब बड़ा प्यारा था। ईरानी प्रोफेसर के कंधे पे हाथ रख कर कहने लगे कि तुमने अपने कुरान का बगौर मतालिया नहीं किया। इमेजिन, लगता है कि एक शख्स कुरान का ऐसा मतालिया कर चुका है कि उसने एक नैरेटिव ऐसे जन्म दे दिए कि जो किताब दुनिया भर में मकबूल हो गई और बहुत से लोगों की दिल की दुनिया बदली इस बुक ने। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ एक्सियोलॉजिकल साइड जब मुकम्मल होती है
तो इंसान कुरान की आयत का एक अमली नमूना बन जाता है। कुरान में तकरीबन 14 या 15 बार इसका तज़किरा है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन्हें कोई खौफ होता है ना हज़न गम नहीं होता। तो खौफ अमूमन जहन में रखना है, खौफ हमेशा आने वाले दिनों का होता है। फेथ बेस्ड लोग ये खौफ नहीं रखते, और गम उन लोगों को होता है जो गुजरी हुई चीज़ होती है। कोई आपके साथ ऑड वॉड हो गया तो आप गम में चले जाते हैं। तो इसका मतलब वो शख्स जो फेथ बेस्ड शख्स है, जो उसकी एक्सियोलॉजिकल सेंस यानी एस्थेटिक्स और एथिक्स यानी मोरालिटी लव को इनकॉर्पोरेट कर लेता है, ना उसे कोई खौफ होता है ना गम, वो साहब हाल होता है। देखिए, दुनिया ने इस विजडम को अंडरस्टैंड कर लिया। छोटी सी एक बुक है, कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, पावर ऑफ नाउ, एकर्ट टॉली की किताब है। तो मैं हैरान होता हूँ, ये किताब पढ़ के पता चलता है कि इस कुरान की आयत को उसने हमसे ज़्यादा खूबसूरती से समझ लिया और दुनिया को पैगाम दे दिया। चारों डायमेंशन पढ़ने के बाद मैं कंक्लूड करूँगा सारी गुफ्तगू को। फेथ को मैंने फ़िलॉसफी की 4 डायमेंशन में आपके सामने रखा। तो कंक्लूजन की तरफ अगर बढ़ें तो मैं एक शेर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आपके सामने रखता हूँ, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। मैं इससे ये नैरेट कर पाया हूँ कि जो अहले ईमान होते हैं ना, उनके इल्म मार्फत, उनके इल्म अमल की दुनिया में कभी सूरज गरूब नहीं होता। ये उनकी शान होती है। और यही वो लोग होते हैं जिनके बारे में अल्लाह ने एक मान रखते हुए ये बात की थी कि जब शैतान ने धमकी लगाई तो जवाब अल्लाह का ये था, बहुत ही खूबसूरत, बड़ा फैसिनेट करता है। जवाब ये था कि जो मेरे बंदे हैं ना, वो तेरे काबू में नहीं आएंगे। तो यकीनन ईमान की कुव्वत से ही हम ये सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।